हेलो एवरीवन। वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपकी जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल है सारे आपके टाइम पे ही होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ के आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। डिस्ट्रैक्शन अभी कहीं काम नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। देश को सपोर्ट करना है पर अपना काम भी करना है आपको यहाँ पे। तो इसी के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हैं। तो आज अपन यहाँ पे जो इंग्लिश मेंस है उसकी चेकलिस्ट नंबर 31 को यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे और उसके देखेंगे किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। इससे पहले अपन ने 30 चेकलिस्ट कंप्लीट कर दी है। अगर आपने इनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ जाके इसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है और जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उनमें, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो क्लास के नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी क्लास या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मिस ना हो। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन में अगेन अपन यहाँ पे एक मेंस लेवल का पैराजंबल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको पता ही है पैराजंबल तो आपका आता ही है हर एग्ज़ाम में। तो इसके लिए यहाँ पे अपन करेंगे और सीखेंगे किस तरह से है जो अपने को अप्रोच करना है यहाँ पे। तो अगेन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अपनी यहाँ पे, पहले जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है वो करेंगे पैराजंबल के, उसके बाद में एंड में जाके अपन इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये आपके सामने है, छोटा ही है आपका, ये 6 जो आपके स्टेटमेंट का है यानी कि क्लर्क लेवल का है ये आपका। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे ये जो 6 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें आपका वर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है 6। उसके बाद में अरेंज करेंगे तो 4 क्वेश्चन है जो आपके उसके होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपके वर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एंड में जाके अपन इसका अरेंजमेंट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि किस तरह से है जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन रीड करते हैं। एज पर द settled of understanding between the two central banks, all current accounts payments, including those memorandum, the two countries exporters and importers, and certain permitted capital account transaction could be involving using the rupee or the dirham। अब देखिए, सेटल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कोई अकाउंट सेटल करते हैं उसके बारे में है। मोमेरेंडम आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोमेरेंडम होता है, यानी कि कोई भी अपने यहाँ पे दो देश है, ठीक है ना, आपस की समझ के साथ में यहाँ पे मिल के कुछ भी यहाँ पे करते हैं तो उसको समझ के कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। परमिटेड का मतलब किसी को परमिशन देना, और इन्वॉल्विंग का मतलब क्या होता है, शामिल होना, उसके अंदर शामिल कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपके 4 अपने को वर्ड को अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने ही बोला था आपका, अभी बोला मैंने ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, तो क्या होता है अंडरस्टैंडिंग, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, क्यू आएगा, और देखिए सब जगह क्यू ही है, ठीक है ना। तो पहले तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं, एक एक करके समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए, एज पर द मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पे बोला है कि दो सेंट्रल बैंक है उनके बीच में जो मोमेरेंडम अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, जिसमें ऑल करंट अकाउंट पेमेंट्स, जिसमें है जो आपके जितने भी सारे जो करंट अकाउंट के पेमेंट हैं, जिसमें इंक्लूड है दोज। अब कौन से इंक्लूड है इसमें, वे वाले, दोज यानी कि वे वाले। अब कौन से वे वाले, द टू कंट्रीज एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर। अब यहाँ पे जो दो कंट्री के एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स है, अब उनके क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्विंग हो सकते हैं यहाँ पे, दोज इन्वॉल्विंग, या फिर यहाँ पे दोज सेटल्ड, या फिर दोज परमिटेड, ठीक है ना। तो देखिए, दोज इंक्लूडिंग दोज, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, आपकी वर्ब आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दोज है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए अकॉर्डिंग इसके आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो वर्ब है यहाँ पे, देखिए इन्वॉल्विंग है जो अकेला नहीं आता है, तो पहले तो यहाँ पे एस नहीं आएगा आपका सेकंड नंबर पे, तो एस तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पी या आर में से एक आएगा, तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, आगे रीड करते हैं। एंड सर्टेन डैश कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कुड बी डैश यूजिंग ईदर रुपी और दिरहम। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी आपका इस तरह का आता है तो अपन देखते हैं कि हमारा अकाउंट है जो सेटल हुआ है, ठीक है ना, या तो रुपये में हुआ या दिरहम में हुआ, इस तरह से बोलते हैं। अकाउंट सेटल का मतलब है पूरा एकदम फुल एंड फाइनल करना, यहाँ पे सेटलमेंट करना पड़ता है अपन। तो अपने को इतना तो पता चला कि लास्ट में तो क्या आएगा आपका,
तो लास्ट में तो आएगा आपका सेटल्ड, कि हमारा अकाउंट है जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल्ड हुआ है किस में, या तो रुपये में हुआ है या दिरहम में हुआ है, तो लास्ट में तो क्या आएगा पी। अब इन दोनों में लास्ट में पी कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन बी है जो क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका परमिटेड, यानी कि उसमें वो पेमेंट भी शामिल है जिनको परमिट किया गया है दोनों कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के लिए, और जो सर्टेन यहाँ पे इन्वॉल्विंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है कुड भी, उनको भी है जो सेटल किया जाएगा या तो रुपये या दिरहम में। तो यहाँ पे आर और ये एस, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। इसका मीनिंग है जो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो दोनों आपके सेंट्रल बैंक हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ है, तो उनके समझौते के अनुसार यहाँ पे आपको बोला है कि जितने भी यहाँ पे आपके करंट अकाउंट, जो यहाँ पे करंट अकाउंट है, ठीक है ना, जिसमें शामिल है ऐसे अकाउंट जिनको परमिट दी गई है, आपकी परमिटेड है, ठीक है ना, जिनमें आपके दोनों देश के यहाँ पे इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो शामिल है, और कुछ यहाँ पे जो परमिट किए गए हैं ऐसे आपके, ठीक है ना। तो इस तरह की जो कैपिटल है अकाउंट ट्रांजैक्शन, उनको है जो सेटल किया जाएगा यहाँ पे, या तो रुपीज़ में या दिरहम में है जो उनको सेटल किया जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ऑप्शन की हेल्प लेनी है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लगानी है। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, दिस मूव टुवार्ड्स बायलैटरली पेमेंट्स इन the Indian rupee and UAE dirham is aimed at intermediary their use, promoting, thus reducing the dependency on third countries currencies such as US dollar as A या N, permitting for settling transaction, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले मीनिंग देख लेते हैं। बायलैटरल का मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि दोनों तरफ से, जैसे दो कंट्री है समझौता कर रही है तो दोनों तरफ से हो रहा है समझौता, उसको बायलैटरल बोलते हैं, यानी कि दोनों पक्षों की ओर से। इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मध्यस्थता, ठीक है ना, यानी कि उनके बीच में हो रहा था कोई यहाँ पे, जैसे अपन बोलते हैं, जैसे भी आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर करवाया है तो वो ट्रंप ने करवाया, यानी कि उसने किया क्या, मध्यस्थता की है, उसने अप्रोच किया है। इंटरमीडिएटरी इसका मतलब होता है। प्रमोटिंग का मतलब तो आपको पता ही है और परमिटिंग का मतलब भी आपको पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो देखते हैं दिस मूव टुवार्ड्स, तो ये मूव है किसकी ओर है, ठीक है ना। तो मूव है टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब किसी की ओर होना, तो टुवार्ड्स डैश पेमेंट इन इंडियन रुपीज़ एंड यूएई दिरहम्स, यानी कि ये पेमेंट है किसकी ओर है यहाँ पे। तो अगर देखें तो ऐसा क्या वर्ड है, तो ये जो मूव है टुवार्ड्स प्रमोटिंग पेमेंट्स हो सकता है, ठीक है ना, प्रमोटिंग आर हो सकता है, पर आर यहाँ पे नहीं है। फिर क्या हो सकता है, टुवार्ड्स बायलैटरली पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज़, दोनों पक्षों से। अब अगर यहाँ पे देखें, ठीक है ना, तो बायलैटरली क्या होता है यहाँ पे, बायलैटरली कोई एग्रीमेंट होता है, इस तरह का होता है। इंटरमीडिएटरी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बनता है। और यहाँ पे और क्या हो सकता है, परमिटिंग हो सकता है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आगे मूव करता है अपन। यहाँ पे क्या हो सकता है, पेमेंट्स इन द इंडियन रुपी एंड यूएई दिरहम इज़ एम्ड एट, यानी कि उसका मकसद है, ठीक है ना। तो इन पेमेंट का जो इंडियन रुपीज़ में करना है और ये दिरहम में करना है, इसका एम यानी कि इसका मेन है जो लक्ष्य है वो क्या है, तो इसका मेन लक्ष्य है यहाँ पे आपका देयर यूज़, यानी कि इन पैसों को क्या करना, यूज़ करना, प्रमोट करना। तो इनका एम क्या है भाई, कि इनका एम है, जैसे अभी अपन ने ये रीड किया थी, इससे समझ में आया है कि हम क्या करेंगे भाई, इंडियन रुपीज़ और दिरहम को प्रमोट करेंगे, और जो डिपेंडेंसी है हमारी दूसरी करेंसी पे जैसे डॉलर पे, उसको ख़त्म करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अपने को पता चला कि सेकंड पे क्यू पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रमोटिंग देयर यूज़। तो सेकंड पे तो आपका क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड में आर कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तीनों जगह है, ठीक है ना। और आर ये भी हो जाएगा कट, क्योंकि यहाँ पे अगर क्यू आता, कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता, तो आर यहाँ पे आपका ये होता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो गया है, आगे देखते हैं क्या है। तो प्रमोटिंग देयर यूज डैश, ठीक है ना, तो उनका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरह का यूज़ करेंगे अपन, तो यहाँ पे यूज़ बोला है कैसा करना है, तो देखते हैं अभी और आगे क्या होता है। 10, अब 10 का मतलब क्या होता है, किसी का ये रीजन, ये रिजल्ट बताता है, अफेक्ट क्या होगा, यानी कि परिणाम स्वरूप क्या होगा,
रेड्यूसिंग द डिपेंडेंसी और द थर्ड कंट्री करेंसी, यानी कि इससे क्या होगा, ये रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता कम हो जाएगी कोई तीसरा देश है उसकी करेंसी पे, जैसे कि डॉलर पे। एज ए एन डैश फॉर सेटलिंग ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ट्रांजेक्शन सेटल करते हैं अपन, ठीक है ना, तो जो ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, सेटल करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा यहाँ पे, तो किस तरह के ट्रांजेक्शन करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होंगे वो होंगे इंटरमीडिएटरी, यानी कि एक देश से दूसरे देश के जो बीच में उनके मध्य में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सेटल करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, डिपेंडेंसी कम होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका क्यू आएगा, इंटरमीडिएटरी ट्रांजेक्शन होंगे, यानी कि दो देशों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके सेटलमेंट की बात की गई। तो देखिए लास्ट में क्यू आना चाहिए, अब आपका क्यू देखिए इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर तो पहले मिल गया अपने को, क्या है, बी, तो SRP। अब एक बार इसको रीड कर देते हैं एक बार वापस, फिर समझ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो दिस मूव टुवार्ड्स, तो यहाँ पे बोला है परमिटिंग पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज़ एंड UAE दिरहम, यानी कि ये जो मूव है ये किसकी ओर है, कि ये परमिट करेगा पेमेंट्स को इंडियन रुपीज़ में और UAE दिरहम में, जिसका मेन एम होगा, लक्ष्य होगा एट, तो क्या लक्ष्य होगा यहाँ पे, प्रमोट करना उनका यूज़, यानी कि ये अपने अपने देश के जो करेंसी उसको यूज़ करना, उसको प्रमोट करने के यूज़ में किया गया है, यूज़ बायलेटरली, यानी कि एक देश से दूसरे देश, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के क्या करेंगे, यहाँ पे जो करेंसी है उसको यूज़ करेंगे ताकि उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर, यानी किसी तीसरे देश की जो करेंसी उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएटरी, यानी कि दो देशों के बीच में यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है, सेटलिंग ट्रांजेक्शन होता है, उसमें क्या होगी, हेल्प मिलेगी, यहाँ पे इस तरह से बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। पहले तो देखिए इसके जितने भी मीनिंग है वर्ड स्वैप वाले, यहाँ पे ये जो अपन यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्ड ऑर्डर वाले, ये एकदम बेसिक है आपका। अगर आपने कोई भी यहाँ पे जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं दो देशों के बीच में, ऐसा कोई भी यहाँ पे आपने अगर आर्टिकल पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि एकदम बेसिक लैंग्वेज दी है, कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं दिया है जो आपको समझ में नहीं आए, एकदम ईजी यहाँ पे लैंग्वेज चल रही है आपकी, ठीक है ना। आगे थर्ड की ओर देखते हैं यहाँ पे, तो थर्ड में क्या बोला है यहाँ पे, इंडियन एंड एमिरेटी बिजनेस वुड नॉट नीड टू फैक्टर इन एक्सचेंज रेट रिस्क वैन buyers to supply goods and service to improving in the other country, quoting the ease of doing business and boosting trade। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन क्या है भाई, आपके 4 ब्लैंक है, तो अब यहाँ पे और समझते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखा मैंने सर्विस टू आया है, अगर टू के बाद में कोई वर्ब आएगी तो वर्ब के बाद में ING नहीं आना चाहिए आपका, ये अपने को पता है, ठीक है ना। तो टू के बाद में कोई वर्ब आएगी तो उसके बाद में ING नहीं आना चाहिए। अपन यहाँ पे ध्यान से देखिए ये तीनों वर्ब है और तीनों ING में है, तो यानी कि यहाँ पे तीनों वर्ब नहीं आएगी, तो पीछे क्या बचा, बायर्स बचा, तो बायर्स है जो आ सकता है यहाँ पे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपका। तो यहाँ से अपने को पता चला है कि सेकंड ब्लैंक में तो आपका P ही आएगा। तो एक तो अपन ने ये कर दिया कि सेकंड ब्लैंक में P आएगा, थोड़ी अपन ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाई। अब अंडरस्टैंडिंग लगाई तो यहाँ से देखिए सेकंड नंबर पे जहाँ जहाँ P है उसके अलावा सबको आप क्या कर दो, कट कर दो, ये हो गए कट। आगे देखते हैं और क्या होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जो इंडियन और एमिरेट बिजनेस है वुड नॉट नीड, यानी कि जो इंडिया के और जो एमिरेट्स के जो बिजनेस है उनको ज़रूरत नहीं है फैक्टर इन एक्सचेंज रेट रिस्क की, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि अपन एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करवाते हैं तो वो जो रिस्क होता है, प्राइस ऊपर नीचे होती है, प्राइस कम ज़्यादा मिलता है, उस रिस्क की नीड नहीं है। वैन कब, जब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, जब वैन डैश टू सप्लाई गुड्स और सर्विस, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्या इम्प्रूव करेंगे यहाँ पे, या फिर क्वोटिंग करेंगे या बूस्टिंग करेंगे। पहले वर्ड देख लेते हैं। बायर का मतलब जो खरीदने वाले होते हैं, इम्प्रूविंग का मतलब क्या होता है, उसको इम्प्रूव करना और ज़्यादा बेहतर करना। कोटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोटिंग का मतलब होता है किसी का हवाला देते हुए, ठीक है ना, कि इसका हवाला देते हुए, इस तरह का मतलब होता है यहाँ पे। और बूस्टिंग का मतलब होता है उसको और ज़्यादा बूस्ट करना, उसको यहाँ पे क्या करना, प्रमोट करना, और ज़्यादा उसको क्या करना है यहाँ पे, बड़े लेवल पे करना उसको, ठीक है ना, उसको यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, रेट रिस्क वैन टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे बोला है कि ये रिस्क कब नहीं लेंगे, जब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा इस तरह का,
जब हम क्या करेंगे, किसी का हवाला देते हुए, जो सप्लाई गुड्स और सर्विस है उसका, तो यहाँ पे किसी का हवाला देते हुए, ठीक है ना, तो यहाँ पे किसी को बेस मानते हुए, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, किसी को बेस मानते हुए अगर कोई न्यूज़ आती है, जैसा आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इसका हवाला देते हुए ये न्यूज़ आई, इस तरह से बोलते हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड आपका रहेगा, कौन सा रहेगा, यहाँ पे कोटिंग। तो आरपी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो गया कट। अब यहाँ पे देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टू यहाँ पे आ गया बायर्स इन अदर कंट्री, यानी कि दूसरी कंट्री में, डैश टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डैश ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए, अब ईज ऑफ डूइंग, यानी कि ईज ऑफ डूइंग का मतलब आसानी से जो बिजनेस करते हैं, तो उसको क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको क्या करेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे या बूस्ट कर सकेंगे, दोनों होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रेड। अब ट्रेड को हमेशा क्या करते हैं, इम्प्रूव नहीं करते, ट्रेड को हमेशा अपन क्या करते हैं, और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, और ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बूस्टिंग ट्रेड होगा। तो बूस्टिंग ट्रेड होगा तो एस तो है जो आपका यहीं पे आएगा, ट्रेड को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे और ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको फैलाएंगे। तो क्या बचा है आपका यहाँ पे, क्यू बचा है, तो क्यू है जो आपका यहाँ पे आएगा। इस हिसाब से देखिए तो RPQS कहाँ है, आपका फर्स्ट में है, तो ये आपका रहेगा। तो ए है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है अपन, ठीक है ना, क्योंकि आगे अपने को जंबल करना है इस लेटर, इसको जो सेंटेंस है उसको। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिए जो इंडियन और एमिरेट जो बिजनेस है, ठीक है ना, जो बिजनेसेस हैं यहाँ पे, उनको दूसरे देशों में जो भी आपके यहाँ पे बायर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको जो आपके गुड्स है और जो सर्विस है उनकी यहाँ पे क्या करना, फुलफ़िल करने के लिए, उनकी पूरी सप्लाई करने के लिए यहाँ पे किसी भी जो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज है उसके यहाँ पे जो रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं, उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे जो व्यापार बिजनेस है उसको करने में क्या होगी, आसानी होगी, और जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट होगा वो, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। आगे देखते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन देखते हैं, 4 आपको दे रखे हैं यहाँ पे। पहले मीनिंग देख लेते हैं। मैसेजिंग आपको पता ही है, मैसेज करते हैं अपन। इंटरलिंक का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक का मतलब होता है यहाँ पे आपका एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना, इंटरलिंक होना, ठीक है ना। सेटलमेंट का मतलब तो आपको पता ही है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी को आसान करना, जैसे फैसिलिटी यानी कि अपने आसानी के लिए, सुविधा के लिए, तो फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करना, यहाँ पे ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे शुरू करते हैं। टू messaging transaction interlink, the two banks are set to put in place a local currency settlement system and likely at a later date settlement their payments facilitate system, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर अपन समझेंगे तो यहाँ पे अगर इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले देखिए 2 डैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, अभी देखो पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, इंटरलिंक होता है, नहीं इंटरलिंक नहीं होता है। सेटलमेंट होता है, हाँ सेटलमेंट होता है। ट्रांजेक्शन का मैसेजिंग होता है, नहीं होता है। ट्रांजेक्शन का फैसिलिटेट होता है, नहीं होता है। तो यानी कि ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होता है, यानी कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसका क्या होता है, सेटलमेंट होता है, यानी कि अकाउंट में आ जाना, उसका पूरा फुलफिल हो जाना, जो भी अपन ने भेजा है पैसा या किसी दूसरे ने भेजा है तो वो उसको मिल जाना, तो ये सेटलमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे अपने को पता चला है कि सेकंड पे तो क्या आएगा, आर आएगा। अब सेकंड पे तो आर आएगा, तो देखिए 3 जगह आर है, तो 2 ऑप्शन तो अपने हो गए एलिमिनेट। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला है 2 डैश ट्रांजेक्शन सेटलमेंट। अब ट्रांजेक्शन सेटलमेंट क्या है, उसको क्या करना है, उसको मैसेज करना है, कुछ सेंस नहीं बनता, वैसे भी 2 के बाद में ING फॉर्म नहीं आती है, ठीक है ना। अब ट्रांजेक्शन जो सेटलमेंट उसको इंटरलिंक करना, या फिर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट है उसको आसान करना, तो यहाँ पे क्या होगा, टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन सेटलमेंट, यानी कि जो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट है उसको आसान करना, ठीक है ना। आसान करेंगे तभी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करेगा आपका जो भी फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता चला यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा आएगा कि जो फैसिलिटेट है, टू फैसिलिटेट यानी कि आसान करना है, जो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट है उसको आसान करना है। तो देखिए SR तो ये हो गया कट। आगे देखते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है उसको आसान करना है, जो 2 बैंक से वो सेट कर रहे हैं टू पुट इन ए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो जो लोकल करेंसी यानी कि अपने अपने देश की खुद की जो करेंसी सेटलमेंट है उसमें यहाँ पे कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, एंड लाइकली, और इसी तरह का
एट ए लेटर डेट, यानी कि बाद की डेट में भी है जो कर सकते हैं। डैश देयर पेमेंट्स डैश सिस्टम। अब कैसा सिस्टम हो सकता है, देखिए इंटरलिंक सिस्टम हो सकता है या मैसेजिंग सिस्टम हो सकता है। कैसा सिस्टम हो सकता है, अगर यहाँ पे देखें पेमेंट को क्या करेंगे, मैसेज करेंगे या पेमेंट को इंटरलिंक करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो पेमेंट को क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, कोई सेंस बनता है नहीं बनता है। लेकिन पेमेंट को इंटरलिंक करेंगे, सेंस बनता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्यू आएगा कि इंटरलिंक देयर पेमेंट, उनको पेमेंट को इंटरलिंक करेंगे और मैसेजिंग सिस्टम से, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एंड में क्या आएगा, पी आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा नॉर्मली कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं या आप किसी को पैसे भेजते हो तो आपको क्या आता है, मैसेज आता है, ठीक है ना। तो पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम, यानी कि जब भी अकाउंट में पैसे आएंगे या कट होंगे तो आपको एक मैसेज आएगा। तो ये वही है पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें SRQP, तो SRQP कहाँ है आपका, सी में है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर से इसका मीनिंग समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे कि ये जो आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेटलमेंट है, इसको सुविधाजनक यानी कि आसान बनाने के लिए दोनों बैंक यहाँ पे जो आपकी लोकल करेंसी है उसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, उसको लागू करने जा रहे हैं। यानी कि हम अपने अपने देश की जो करेंसी है उसमें ही है जो सेटलमेंट करेंगे, किसी दूसरे देश की करेंसी की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और लाइकली यानी कि संभव ऐसा हो सकता है बाद में कि ये जो इनका यहाँ पे जो इंटरलिंक उनका पेमेंट सिस्टम है उनको आपस में क्या किया जा सके, यहाँ पे जोड़ दिया जा सके, मैसेजिंग। तो एक तरह से मैसेजिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक करना, जोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे इंटरलिंक का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना। तो इनका जो यहाँ पे जो मैसेजिंग सिस्टम है उनको जोड़ देंगे, यानी कि दोनों देश के मैसेजिंग सिस्टम को जोड़ देंगे। यानी कि एक दूसरे से, तो अपन एक देश से दूसरे देश में पैसे भी भेजेंगे तो इस तरह से मैसेज जुड़े होंगे तो भी आपको मैसेज आ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है, देखते हैं समझते हैं इसको भी। यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगेन 4 ब्लैंक आपको दे रखे हैं। यहाँ पे पहले मतलब समझ लेते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एकदम स्वतंत्र, किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है, फ्री होता है एकदम। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के परिणाम, नतीजे जो आपके यहाँ पे होते हैं, किसी चीज़ के परिणाम होते हैं, नतीजे होते हैं यहाँ पे वो होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी को स्थापित करना, ठीक है ना। और मैकेनिज्म का मतलब तो आपको पता ही है। तो मैकेनिज्म का मतलब कोई चीज़ कैसे काम करती है, उसका पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरा जो यहाँ पे उसका सिस्टम होता है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बार रीड करते हैं यहाँ पे। एन इमीडिएट बेनिफिशियल independent of the consequence of the local currency settlement establishment would be the development of a rupee dirham foreign exchange market that would help in pricing the two currencies mechanism of their exchange rate with other currencies such as the dollar and the euro। ठीक है, अब रीड कर दिया। अब यहाँ पे अपन समझते हैं क्या हो सकता है। एन इमीडिएट बेनिफिशियल, अब बेनिफिशियल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट तो हो गए नहीं, ठीक है ना। तो बेनिफिशियल इंडिपेंडेंट यानी कि कोई सेंस नहीं बनता है, तो पहले तो ये ऑप्शन हो गया कट। अब देखिए यहाँ पे या तो क्यू आएगा या एस आएगा, अगर इसके हिसाब से चले तो या तो क्यू आना या एस आना। एंड इमीडिएट बेनिफिशियल, एस में मैकेनिज्म ऑफ द या फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द, ठीक है ना। तो भी समझ में नहीं आ रहा, दोनों सही लग रहा है अपने को। तो इमीडिएट बेनिफिशियल मैकेनिज्म भी हो सकता है और जो इमीडिएट बेनिफिशियल है उसके कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऑफ द, अब किसका, ऑफ द डैश ऑफ लोकल करेंसी सेटलमेंट, ठीक है ना। तो किसका हो सकता है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आएगा द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकल करेंसी सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पे जो लोकल करेंसी सेटलमेंट है उसको इस्टेब्लिश करेंगे अपन, उसको स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे तो अपने को पता चला है भाई कि क्या आएगा, इस्टेब्लिशमेंट आएगा, यानी कि सेकंड पे तो आएगा आपका आर। अब देख लेते हैं कहाँ आर है, उसके हिसाब से एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो चलो एक ही वर्ड से अपने को आंसर मिल गया इसमें, तो बी होगा। तो यहाँ पे पहले तो आएगा क्यू, एन इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकल करेंसी सेटलमेंट। फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका एस। तो सेटलमेंट क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, ठीक है ना। कि ये जो इस्टेब्लिश किया है हमने लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म, एक पूरा यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है, उसको मैकेनिज्म कहते हैं। वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ ए रूपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट that would help in pricing the two countries
टू करेंसीज, तो दो करेंसीज को इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एक्सचेंज रेट विद अदर करेंसी सच एज डॉलर एंड यूरो, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका पी। अब इसका मीनिंग क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे लोकल करेंसी सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, तो इसकी स्थापना का एक यहाँ पे एक बेनिफिट यानी कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब एक परिणाम ये होगा कि उससे क्या मिलेगा कि जो रुपए और दिरहम जो आपकी यहाँ पे विदेशी मुद्रा है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है ना, उसका क्या होगा, यहाँ पे विकास होगा यानी कि डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब अपन दूसरे देश की करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे तो अपनी खुद की करेंसी को एक देश से दूसरे देश में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो अपनी खुद की है जो यहाँ पे करेंसी क्या होगी, यहाँ पे आपका उसका डेवलपमेंट होगा यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे यही बोला है, ठीक है ना। जो डॉलर और यूरो जैसी जो दूसरे देश की यहाँ पे करेंसी है उसके साथ में उनकी जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है ना, वो डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना, यानी कि दूसरे देश की जो रेट है उसके ऊपर अपन डिपेंड नहीं रहेंगे, अपन है जो एक तरह से क्या रहेंगे, पूरे इंडिपेंडेंट रहेंगे, एकदम फ्री रहेंगे, अपने हिसाब से अपन क्या कर सकेंगे, प्राइस को यहाँ पे कर सकेंगे, और उसके ऊपर जो एक्सचेंज का रेट है वो भी अपने नहीं लगेगा, एक दूसरे को समझ के अपन यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इसका मीनिंग है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। तो ये है जो आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ड ऑर्डर का कर रहे हैं इसके लिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं इस तरह का क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एग्रीड यानी कि सहमत होना, फ्रेमवर्क एक तरह से मैकेनिज्म होता है, वही फ्रेमवर्क होता है। क्रॉस बॉर्डर का मतलब एक देश से दूसरे देश में, यहाँ पे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में, ठीक है ना। बूस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रमोट करना, उसको और बड़े स्केल पे लेके जाना, सपोर्ट करना। तो देखिए ऑन जुलाई 15 द आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, यानी कि 15 जुलाई को आरबीआई और जो सेंट्रल बैंक है यूएई का एग्री टू स्टैब्लिश, यानी कि दोनों सहमत हुए हैं इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेमवर्क को, किसके लिए, फॉर यूजिंग देयर लोकल करेंसी, उनकी जो लोकल करेंसी है उसको यूज़ करना है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, यानी कि एक देश से दूसरे देश में ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपनी खुद की लोकल करेंसी को यूज़ कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, जिससे क्या होगा भाई, बूस्टिंग बायलैटरल ट्रेड। तो बायलैटरल का मतलब दोनों देश के बीच का जो ट्रेड है वो क्या होगा, बूस्ट होगा, और जो फाइनेंशियल कॉपरेशन है वो भी क्या होगा, बूस्ट होगा। तो अभी अपन ने रीड किया है तो इस हिसाब से तो अपने को लगता है कि सब कुछ अपनी जगह पे सही है। तो यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है किसी भी अरेंजमेंट की, तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे ई होगा, ऑप्शन नंबर ई है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो भी वर्ड स्वैप करने थे हमने कर दिए। अब इसके बाद में आपके अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको इतना पार्ट है जो समझ में आया होगा, और वीडियो पॉज कर करके आपको पहले करने हैं, उसके बाद में अपने आंसर है जो साथ साथ में मैच करते जाने हैं। जो भी गलत आए उसका सॉल्यूशन देखें यहाँ पे और समझिए कि यहाँ पे आपका क्यों गलत हुआ है या आपने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। तो अब अपन मूव करते हैं यहाँ पे इसके अरेंजमेंट की ओर। तो देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट को ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपन ने ये वर्ड ऑर्डर किए हैं उसके बाद में जो सीधे वही स्टेटमेंट लेके आया हूँ, ताकि इस तरह से अपन यहाँ पे सीख सके। तो ये आपकी स्टेटमेंट है जिनको अपने को अरेंज करना है, ठीक है ना। और इनको जो मैं ऑर्डर में लेके आया हूँ, यानी कि पूरा स्वैप आपके जितने भी ये हो रहे हैं उसके बाद में लेके आए हूँ। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो अपने को यहाँ पे 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब एक एक को वापस अगेन अपन रीड करेंगे और समझेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है बहुत बार कैसे करना है, रीड करना है, साथ ही रीडिंग के साथ साथ ही आपको यहाँ पे पैर का देखना है और यहाँ पे देखना है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक। अब देखिए कौन से दो सेंट्रल बैंक हैं, क्या अपने को नाम पता है उनके, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को नाम नहीं पता है, तो नाम नहीं पता इसका मतलब पहले तो अपने को उन सेंट्रल बैंक है या उन देश है उनके बारे में बताना होगा, यानी कि ए है जो आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ए आपका क्या नहीं होगा, स्टार्टिंग नहीं होगा। तो एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक्स all current accounts payment including those involving the two countries exporters and importers and certain permitted capital account transaction could be settled using either the rupees or the dirham, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, वापस एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन। तो यहाँ पे बोला गया है आपका कि जितने भी आपके यहाँ पे दो देश के यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उनके बीच में एक यहाँ पे समझौता हुआ है, MOU हुआ है, ठीक है ना। तो MOU में आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी आपके जो करंट अकाउंट है,
ठीक है ना। तो करंट अकाउंट जितने भी आपके यहाँ पे पेमेंट है उनमें, जिनमें दोनों देश के यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स है और इम्पोर्टर है वो शामिल हैं, तथा साथ ही कुछ यहाँ पे इस तरह के जो आपके परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हैं उनको या तो रुपए में या दिरहम में आप उनको क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक करेंसी में आप इजीली क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं दिस मूव टुवर्ड्स। अब कौन सा मूव, क्या आपको पता है कौन सा मूव? नहीं पता अपने को, तो बी भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। तो दिस मूव टुवर्ड्स परमिटिंग पेमेंट्स इन द इंडियन रुपी एंड यूएई दिरहम इज एम्ड, यानी कि ये जो मूव है जो हमने परमिट किया, यानी कि जिसको अपन ने यहाँ पे सहमत एग्री हुए हैं, यहाँ पे सहमत हुए हैं, ठीक है ना, जिसको अपन ने परमिट किया है, ये पेमेंट है, पेमेंट्स यानी कि क्या है जो यहाँ पे अपन ने कौन सा मूव, यानी कि हमने ये जो मूव परमिट किया है कि हम क्या करेंगे, इंडियन रुपी में या और जो यूएई दिरहम है उसमें है जो अपन क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। इसका एम यानी कि लक्ष्य है प्रमोट करना देयर यूज बायलैटरली, यानी कि इन पैसों का दोनों देश एक दूसरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रेड्यूस होगा डिपेंडेंसी किस पे, एक तीसरी कंट्री की जो करेंसी है जैसे डॉलर है उसके ऊपर जो अपन डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वो क्या होगी, कमी उसके ऊपर है जो क्या होगा, कमी होगी। एंड एज एन इंटरमीडिएटरी फॉर सेटलमेंट ट्रांजेक्शन, और एक दूसरे के जो इंटरमीडिएटरी यानी कि एक देश से दूसरे के बीच में जो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होता है उनमें यहाँ पे डिपेंडेंसी कम होगी किसी थर्ड पार्टी की, जो यहाँ पे तीसरे देश की कोई यहाँ पे करेंसी उसके ऊपर। ठीक है, आगे देखिए। Indian and Emirate business would not need to factor in exchange rate risk when quoting to supply goods and service to buyers in the other country, improving the ease of doing business and boost trade। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन जो भी पढ़ रहे हैं ये पूरा पैरा है, ठीक है ना, पूरा पैसेज किसके बारे में है, यहाँ पे ये है कि दो देशों के सेंट्रल बैंक ने एग्रीमेंट किया उनके बारे में है, ठीक है ना, कि उन देशों ने एग्रीमेंट किया है यहाँ पे, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे अपनी खुद की करेंसी में क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ पे। पर यहाँ पे तो बताया है कि जो इंडिया और एमिरेट के बिजनेस है, तो क्या यहाँ पे बिजनेस की बात की गई है, नहीं की गई, तो ये भी कहीं बीच की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो इंडिया और एमिरेट बिजनेस है उनको नीड नहीं है किसी फैक्टर एक्सचेंज रेट की, रिस्क फैक्टर एक्सचेंज रेट रिस्क की, जब वो आपका क्विटिंग टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टू बायर्स, यानी कि जब वो बायर्स को यहाँ पे सर्विस और गुड्स है जो सप्लाई करते हैं, तो किसी दूसरे के यहाँ पे निर्भर, उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, रिस्क नहीं चाहिए रेट रिस्क का, ठीक है, अदर कंट्री का। और इम्प्रूविंग द ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, यानी कि यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना, ईज ऑफ बिजनेस को, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बूस्ट करेंगे ट्रेड को। अब देखिए एक तरह से वुड नॉट नीड, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि हमको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जो यहाँ पे होगा, यानी कि बिजनेस है जो आसान होगा, और एक तरह से ट्रेड बूस्ट होगा। यानी कि कुल मिला के इसमें आपको बता रहा है कि ये जो मूव किया है इससे क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया है कि ये हमने जो मूव लिया है, ये जो एग्रीमेंट किया है हमने, इससे क्या हुआ है, तो इससे ये हुआ है कि जो आपका इंडियन और जो एमिरेट्स के जो बिज़नेस है वो अब उनको है जो ज़रूरत नहीं है किसी भी दूसरे देश की जो एक्सचेंज रेट रिस्क की, ठीक है ना। तो इस किसी भी दूसरे बायर को अगर वो क्या करेंगे, गुड या सर्विस देंगे, तो और इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा बिजनेस और बूस्ट होगा ट्रेड। तो यानी कि एक तरह से ये क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है या इसके बेनिफिट बोल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ये तो बाद में आएंगे यहाँ पे, कि एग्रीमेंट पहले तो होगा, फिर एग्रीमेंट में क्या क्या है वो बताएंगे, उसके बाद में होगा कि एग्रीमेंट से क्या क्या बेनिफिट होगा। तो एक तरह से कंक्लूजन है, यानी कि एंड में कहीं आएगा, अब कहाँ आएगा वो देखेंगे बाद में, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन सेटलमेंट द टू बैंक्स सेट। अब कौन से दो बैंक, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो डी भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि ईज़, आसानी करने के लिए, जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है इसको आसान करने के लिए जो दो बैंक है उन्होंने सेटअप किया है यहाँ पे एक जगह पे लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बाद में जो इंटरलिंक है, यानी कि जुड़ जाएंगे दोनों के पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएंगे, यानी कि कनेक्ट हो जाएंगे। An immediate beneficial consequence of the establishment of the local currency settlement mechanism would be the development of the rupee dirham foreign exchange market। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या बोला है कि ये जो आपका इमीडिएट बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि ये जो इस्टेब्लिश किया है हमने यहाँ पे लोकल करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म, इससे क्या होगा, तो इससे होगा वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ रूपी दिरहम, इससे जो रुपी है, दिरहम है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, जो हेल्प करेगा प्राइसिंग द टू करेंसी इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों करेंसी है एक तरह से फ्री होगी,
किसके लिए? अपने एक्सचेंज रेट के लिए, बिना किसी करेंसी दूसरे डॉलर या यूरो पे निर्भर करते हुए, उनके प्राइस पे निर्भर करते हुए खुद एक तरह से फ्री होगी अपने करेंसी का यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए। तो ये भी है जो क्या है, एक तरह का यहाँ पे बता रहा है कि इससे क्या होगा, ठीक है ना। ये जो अपने मैकेनिज्म किया है इससे क्या होगा, तो ये भी एक तरह का क्या है यहाँ पे इसका बेनिफिट बता रहा है, एक तरह से कंक्लूजन बता रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखो आप, दो में अपन ने क्या देखा? कंक्लूजन देखा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे बोला है कि एक पहला एन इमीडिएट बेनिफिशियल, यानी कि एक हाथों हाथ बेनिफिशियल तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो अपन एस्टेब्लिश किया मैकेनिज्म, इससे क्या होगा यहाँ पे? तो इससे होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपना यहाँ पे जो रुपीज़ दिरहम है उसकी एक तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और जो यहाँ पे हम फ्री रहेंगे अपने देश की करेंसी का प्राइस डिसाइड करने के लिए, तो हमें किसी दूसरे यहाँ पे देश की जैसे डॉलर या यूरो है उनके प्राइसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ई में ये बोला है। अब सी में भी कॉन्सिक्वेंस बताया है आपका यहाँ पे कि इससे क्या होगा, तो सी में भी बताया है कि इससे क्या होगा, जो इंडियन और एमिरेट बिजनेस है उनको ज़रूरत नहीं होगी किसी दूसरे देश की रिस्क को लेने की, यहाँ पे एक्सचेंज लेने की, ठीक है ना। अब कौन से देश की, तो ये देश के नाम यहाँ पे बताए हैं। अब यहाँ पे बताए रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, जब भी अपन क्या करेंगे गुड्स या सर्विस देंगे यहाँ पे दूसरी कंट्री को, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा इंप्रूव होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बूस्ट होगा ट्रेड। यानी कि यहाँ से अपने को समझ में आया ई और सी का तो क्या है, एक पेयर है, और ये पेयर है, ये कंक्लूजन है यहाँ पे आपका, इसका बेनिफिट बता रहा है, एक तरह से क्या बता रहा है, बेनिफिट बता रहा है। तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो गया अब, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब बचा क्या, एफ ही बचा है, रीड कर देते हैं। एफ में आपको बोला है कि 15 जुलाई को जो आरबीआई और जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है वो एग्री हुए, यानी कि सहमत हुए हैं कि वो इस्टेब्लिश करेंगे एक फ्रेमवर्क जिसका यूज़ करेंगे लोकल करेंसी में क्रॉस बॉर्डर, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए, ताकि बूस्ट हो बायलैटरल ट्रेड और फाइनेंशियल कोऑपरेशन। तो देखिए डेट भी दे रखी, कब हुआ, कौन से दो देशों के बीच में हुई, उनके बैंक का नाम भी है यहाँ पे, और कौन सा यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं वो, ये भी दे रखा है। तो यानी कि एफ तो होगा आपका स्टार्टिंग। तो सबसे पहले तो एफ स्टार्टिंग होगा, यानी कि यहाँ पे अपन ने बताया है कि दो देशों के बैंक है, आरबीआई और जो यूएई का सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे फ्रेमवर्क है जो इस्टेब्लिश किया है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले ये फ्रेमवर्क किया है, तो फ्रेमवर्क का नाम हो गया। अब फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि इस फ्रेमवर्क में है क्या, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो दिस मूव, ये परमिट करना यहाँ पे यूएई, ठीक है। तो ये जो मूव है कौन सा मूव है, तो ये मूव है दे रखा आपको किस में, एफ में, कि ये जो हमने यहाँ पे बायलैटरल एग्रीमेंट किया है बूस्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मूव, तो यानी कि एफ के बाद में क्या आएगा, बी आएगा, कि ये मूव है जो इससे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मूव है, ये हमको क्या करेगा, परमिट करेगा यूएई और इनको प्रमोट करेगा बायलैटरल, ये होगा, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पे बोला है कि इससे क्या होगा, इंटरमीडिएटरी जो सेटलमेंट है ट्रांजैक्शन वो हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है ना। एक देश से दूसरे देश में हमको डॉलर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आया। अब यहाँ पे और आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए में क्या बोला आपको, एज पर द, यानी कि इस एमओयू के हिसाब से बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक, इन दोनों सेंट्रल बैंक के बीच में क्या होगा, जो करंट अकाउंट पेमेंट है जिसमें शामिल है आपके यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स, उनको परमिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, कुड बी सेटल्ड, यानी कि वो अपना अकाउंट सेटल कर सकते हैं या तो रुपीज़ में या दिरहम में। तो ये इसमें बताया है, इसी का आगे क्या दिया है, ब्रीफ में दिया है कि पहले तो फ्रेमवर्क का नाम कौन से बैंक ने किया है, उसके बाद में इस फ्रेमवर्क में क्या है वो दिया है, उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि जो बिजनेसमैन है वो आपकी या तो इंडियन रुपीज़ में अपना अकाउंट सेटल कर सकते हैं या आपका जो दिरहम है उसमें सेटल कर सकते हैं। यानी कि बी को और आगे एक्सप्लेन किया गया किसमें, ए में, ठीक है। तो बी एफ बी ए ये तीनों हो गए अपने पास में पेयर। अब देखिए यहाँ पे एक पेयर है अपने पास में ई सी, ठीक है, और एक बचा है डी। अब देखते हैं डी में, अगर डी में इसके बेनिफिट बताएंगे तो वो सी के बाद में हो सकता है, और अगर यहाँ पे इसी फ्रेमवर्क के बारे में बात होगी तो वो ए के बाद में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन सेटलमेंट द टू बैंक्स आर पुट इन प्लेस लोकल करेंसी सेटलमेंट एंड लाइकली लेटर इंटरलिंक देयर पेमेंट मैसेजिंग ऐप। तो यही बताया है कि इसके बाद में सबसे पहले तो जो सेटलमेंट कर देंगे भाई, आपको कौन सी करेंसी में चाहिए, इंडियन में चाहिए या दिरहम में चाहिए, उसमें सेटलमेंट कर दो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे एक फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन सेटलमेंट करेंगे, ठीक है ना। आसान करने के लिए इसको क्या करेंगे भाई कि यूएई का और हमारे इंडिया का जो मैसेजिंग पेमेंट, जो पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है
उसको हम जोड़ देंगे, ताकि जब भी वो उनका सेटलमेंट होगा तो उनको मैसेज आ जाएगा। तो यानी कि डी भी है जो इसको और आगे बता रहा है कि इसमें क्या है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखो आप, तो एफ में यहाँ पे एक एग्रीमेंट बताया गया है, फ्रेमवर्क बताया गया है। उस फ्रेमवर्क में क्या क्या होगा, तो बी, ए और डी इन तीनों में है जो अच्छे से बताया गया इस फ्रेमवर्क में क्या होगा। अब लास्ट में ई सी बचा है, तो ई सी आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक तो आपने फ्रेमवर्क बता दिया, पूरा समझा दिया कि इसमें क्या क्या है। फिर ई सी में बताया आपको कि इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे भाई, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है एफ बी ए डी ई सी हुआ है। तो ये था आपका अरेंजमेंट। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा यहाँ से। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी ओर अपन मूव करते हैं और उनको है जो फटाफट खत्म करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है आपका एफ बी ए डी ई सी, ये है। अब देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव कौन से आपके स्टेटमेंट है, एफ बी डी नहीं है, डी बी डी ई भी नहीं है, ए सी डी भी नहीं है, बी ए डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चांस होते हैं आपके कि इन चारों में से अगर मैच नहीं करे तो आपको एक बार है जो अपना वापस चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, ये है। अब नन ऑफ दीज भी हो सकता है, पर बहुत ही रेयर केस में होगा आपका ऐसा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वापस पूछा है तो वापस लिख देते हैं अपन, आगे क्या बोला है, एफ बी ए डी ई सी। तो देखिए सबसे पहले पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकेंड लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है थर्ड लास्ट। तो क्या है आपका ई डी है, ई डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। आगे आपको बोला है यहाँ पे कौन सा फर्स्ट है और कौन सा लास्ट है, तो फर्स्ट तो था आपका एफ और लास्ट था आपका सी, तो कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड में देखते हैं यहाँ पे आपका, तो एंड में बोला थर्ड एंड फिफ्थ, तो देखिए लिख देते हैं एफ बी ए डी ई सी। तो थर्ड तो कौन सा है आपका ए है और फिफ्थ कौन सा ई है, तो ए ई कहाँ है आपका डी में है, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आज आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यहाँ से आज आप बहुत कुछ यहाँ पे नया सीख के गए होंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिए आप, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।